क्लास 6 चैप्टर 3। आज हम लोग साइंस का चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर कोई नए बच्चे इसमें जुड़ रहे हैं या जुड़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं MD नसीम आलम लिख कर। तो आप मेरे चैनल से जुड़कर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर भी करें। चैप्टर 6 में हम लोग मेनली फूड के बारे में समझेंगे और फूड से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स के बारे में, यानी प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब के बारे में सीखेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि फूड क्या है, यानी भोजन क्या है। व्हाट इज़ फूड? तो अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज़ फूड, तो आपको एक इजी और सटीक जवाब देना है। फूड इज़ द बेसिक नीड्स। फूड इज़ द बेसिक नीड फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सभी के लिए ये फूड क्या है? एक बेसिक नीड्स है, मतलब एक ज़रूरी अहम चीज़ है। अगर भोजन नहीं होगा तो कोई भी लिविंग थिंग्स जीवित नहीं रह सकते हैं। तो फूड इज़ द बेसिक नीड्स। इसी फूड्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फूड्स जो होती है उसको खाने से हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलती है। न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक तत्व, और उसी को पा करके हमारी बॉडी में एनर्जी और हमारा बॉडी क्या करता है? ग्रोथ करता है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ फूड के बारे में, और जो लाइन अंडरलाइन किया हुआ उसके बारे में क्या लिखा हुआ है। तो फूड के बारे में जो लिखा हुआ है वो है फूड ऑफ डिफरेंट रीजन्स। फूड जो है वो क्या है? डिफरेंट रीजन्स। डिफरेंट रीजन का मतलब क्या होता है कि रीजन का मतलब होता है क्षेत्र, विभिन्न क्षेत्र के भोजन। इसका हिंदी क्या हुआ? विभिन्न क्षेत्रों के भोजन। मतलब ये नहीं सोचना है कि हम लोग झारखंड में रहते हैं तो झारखंड में जो भोजन है वो सब जगह उसी तरह का भोजन चलता होगा। कहीं पर इडली डोसा ज़्यादा फेमस है, कहीं पर चावल ज़्यादा फेमस है, कहीं पर रोटी साग ज़्यादा फेमस है, कहीं पर कचौड़ियाँ ज़्यादा फेमस है, कहीं पर मिठाइयाँ ज़्यादा फेमस है। तो इस तरह से हर एक एरिया का कुछ न कुछ एक ख़ास डिश होता है, एक ख़ास भोजन होता है जो उसको दूसरे राज्य से क्या बनाती है? अलग बनाती है, दूसरे राज्य से उसको डिफरेंट करती है। ठीक है। अब इस तरह से विभिन्न क्षेत्रों के भोजन के बारे में हम लोग आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि आखिर अलग अलग क्षेत्रों में भोजन किस तरह का है। गुजरात की तरफ जाइएगा तो वहाँ ढोकला ज़्यादा फेमस है। तो भोजन में विविधताएं हैं। विविधताएं का मतलब डाइवर्सिटी है, फूड डाइवर्सिटी। अलग अलग जगहों पर अलग अलग ढंग के भोजन देखने को मिलते हैं, तो ये कहलाता है फूड डाइवर्सिटी, यानी विविधताएं हैं। भोजन सभी जगह एक जैसा नहीं है, सभी भोजन में अलग अलग चेंजिंग देखने को मिलती है। अब वो क्या विविधताएं हैं, वो क्या चेंजिंग है, यहाँ देखना है। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री का मतलब ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ खेती बाड़ी ज़्यादा होती है। 80% लगभग या 75% खेती होती है, 20-25% ही इंडस्ट्री है, यानी उद्योग सब है। विथ डाइवर्स सॉइल, यहाँ विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। एंड क्लाइमेट, विभिन्न प्रकार के जलवायु भी पाए जाते हैं।
यानी भारत की मिट्टियाँ अलग अलग है और भारत में जो है वो क्लाइमेट मतलब जलवायु भी क्या है, अलग अलग है। सभी जगह एक जैसा जलवायु नहीं है, सभी जगह एक जैसी मिट्टियाँ नहीं हैं। कहीं पर जलोढ़ मिट्टी है, कहीं पर काली मिट्टी ज़्यादा है, कहीं पर लाल मिट्टी ज़्यादा है, कहीं पर बलुई मिट्टी ज़्यादा है। तो इस तरह से मिट्टियाँ भी भारत में जो है अलग अलग टाइप की है और मौसम भी अलग अलग टाइप के हैं, जिसके वजह से हम लोग जो खेती बाड़ी करते हैं तो फसलें भी अलग अलग टाइप्स की हर एक जगह उगती है। तो कहीं पर चावल ज़्यादा उगती है, कहीं पर गेहूँ ज़्यादा उगती है, कहीं पर चाय ज़्यादा उगती है, कहीं पर कॉफ़ी ज़्यादा उगती है, कहीं पर फल यानी आम, कहीं पर सेब ज़्यादा उगती है। तो उसके हिसाब से वहाँ पर फूड वैरायटी बनती है। वेरियस क्रॉप, वेरियस मतलब विभिन्न प्रकार के, वेरियस क्रॉप आर ग्रोन इन इट्स डिफरेंट रीजन डिपेंडिंग ऑन टाइप्स ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट। विभिन्न प्रकार के जो फसलें उगती है विभिन्न क्षेत्रों में, वो डिपेंड करता है कि वहाँ की मिट्टी कैसी है और वहाँ की जलवायु कैसी है। वी ऑल्सो इट वाइड वेराइटी ऑफ फूड। हम लोग भी विभिन्न प्रकार के अलग अलग ढंग के खाने को खाते हैं। कभी करी खाते हैं, कभी दाल खाते हैं, कभी फल खाते हैं। हम लोग भी विभिन्न विभिन्न वैरायटी के फूड खाते हैं। यानी फूड की वैरायटी है तभी तो हम लोग विभिन्न तरह के फूड खाते हैं। और फूड में अगर वैरायटी नहीं होती, डाइवर्सिटी नहीं होती, तो हम लोग एक ही तरह का फूड खाते नहीं। हम लोग फूड तो चेंज करते हैं, खाते हैं विभिन्न प्रकार के फूड, विभिन्न तरह के डिश खाते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि फूड तो लिए, अब उससे जब डाइजेस्ट होती है, जब फूड पचती है, तो फिर हमें बॉडी को क्या मिलती है, हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। फूड गिव अस एनर्जी, फूड गिव अस एनर्जी। gives us energy to do work, to do work। काम करने के लिए एनर्जी कौन देता है, फूड देता है। अब फूड में जो है, जो एनर्जी हमें दे रही है वो किस तरह से दे रही है, फैट के हिसाब से दे रही है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में दे रही है। तो ये जो है एनर्जी गिविंग फूड कहलाती है। कौन एनर्जी गिविंग फूड कहला रही है? तो फूड की 3 कैटेगरी बनती है। एक हो गया एनर्जी गिविंग फूड, एक हो गया एनर्जी गिविंग फूड फर्स्ट में, तीन कैटेगरी होती है, 3 कैटेगरी। एनर्जी गिविंग फूड सेकेंड में, प्रोटेक्टिव फूड जो बीमारियों से बचाती है हम लोगों को, प्रोटेक्टिव फूड। और एक होता है बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी जो शरीर को बनाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड जो हमारे शरीर को बनाता है। तो ये 3 तरह का फूड हो गया, एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड और बॉडी बिल्डिंग फूड। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना है कि जो मैंने बोला एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड, बस इसी में ही सारा चीज़ छिपा हुआ है। तो अगर हम ये बोलते हैं दिस इज़ द एनर्जी गिविंग फूड, दिस इज़ द एनर्जी गिविंग फूड, तो अब इसमें क्या पाई जाती है? तो इसमें पाई जाती है फैट और पाई जाती है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। और इसी वजह से जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाई जाएगी और फैट पाई जाएगी ना, वो हमारे बॉडी को क्या देगी, एनर्जी देगी, हमारी बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी देगी। जो मज़दूर होते हैं, जो माटी कोड़ते हैं, जो
मज़दूर होते हैं, जो ईंटें ढोते हैं, जो बड़े है भारी भारी काम करते हैं, गरीब तबके के जो लोग होते हैं जो काफ़ी कठिन बोरे को ढोते हैं, सीमेंट ढोते हैं, इस तरह से मज़दूर लोगों को जो है काफ़ी भारी काम करना पड़ता है। तो जो भारी काम करने वाले लोग हैं उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो उसको खाना पड़ेगा कार्बोहाइड्रेट वाला सामान, जैसे कि चावल से कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मिलता है, तो उसको चावल खाना पड़ेगा ताकि उसे कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिले और उसको एनर्जी ज़्यादा मिले। तो कार्बोहाइड्रेट जिससे मिलता है वो चीज़ आपको खानी पड़ेगी, तभी आपको क्या है भारी भारी सामान उठाने का ताकत मिल पाएगा। इसी तरीक़ा से अगर आप प्रोटेक्टिव फूड के बारे में जानना चाहते हैं, प्रोटेक्टिव फूड के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो इसमें पाई जाती है विटामिन। इसमें क्या पाई जाती है? विटामिन एंड मिनरल। विटामिन एंड मिनरल, ये विटामिन मिनरल किस में पाया जाएगा? प्रोटेक्टिव फूड में। इसको प्रोटेक्टिव फूड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमें डिजीज़ से बचाता है, बीमारियों से बचाता है, तो इसको बोलेंगे प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड में विटामिन मिनरल हुआ। और ये प्रोटेक्टिव फूड जो है आपको सब्जी और फल से मिलती है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमें बीमारी ना हो और हमारे अंदर बीमारी से लड़ने की ताकत हो, तो इसके लिए आपको फल और सब्जियां, हरी सब्जियां ज़्यादा खानी होगी। और इसी के साथ अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि बॉडी बिल्डिंग फूड में क्या होता है, तो बॉडी बिल्डिंग फूड में आपको प्रोटीन पाई जाती है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उसके शरीर को बढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और उसका शरीर तभी बढ़ सकता है जब वो प्रोटीन युक्त भोजन खाएगा। तो बॉडी बिल्डिंग फूड में पाई जाती है प्रोटीन। इसमें क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। ये प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब क्या है? मिनरल, ये सभी चीज़ फूड से मिलने वाली न्यूट्रिएंट्स है, यानी पोषक तत्व है। तो ये प्रोटीन मिलती है। बच्चों को प्रोटीन ज़्यादा खानी चाहिए, छोटे बच्चे को प्रोटीन युक्त भोजन ज़्यादा खानी चाहिए। और प्रोटीन जो है आपको मिल्क से मिलता है। छोटे बच्चे दूध पीते हैं ना, और तो उसको प्रोटीन ज़्यादा मिलता है, कैल्शियम ज़्यादा मिलता है, हड्डियाँ मजबूत होती है, बॉडी बनती है उससे उसकी, और उसका शरीर ग्रोथ करता है। तो उसी प्रोटीन के संबंध में यहाँ पर बातचीत किया जा रहा है। दाल में भी प्रोटीन मिलती है, जितने तरह की भी दाल हैं उन सभी से भी प्रोटीन मिलती है। तो अब बुक में क्या लिखा हुआ है उसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, कि ये सभी टॉपिक के अनुसार देखें तो बुक में क्या है। तो बुक में अगर ध्यान से देखें प्रोटीन को लेकर के, तो प्रोटीन के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई मिलेगी आपको, और जो बताएं लगभग सब मैच करेगी। तो फर्स्ट में यहाँ लिखा हुआ है, प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। कंपोज्ड का मतलब होता है बना हुआ। प्रोटीन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? अगर केमिस्ट्री के हिसाब से देखें, साइंस के हिसाब से देखें, तो उसमें बना रहता है ये कार्बन से, उसके बाद इसे मिला रहता है हाइड्रोजन भी, इसके बाद इसे मिला रहता है ऑक्सीजन भी, और इसके साथ इसे मिला रहता है नाइट्रोजन भी। अब देखिए कितना एलिमेंट मिला, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, चार एलिमेंट मिला। इस वजह से ये प्रोटीन जो होती है वो एक कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट होती है। कैसी न्यूट्रिएंट होती है? कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट होती है। और इसी कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स को फिर
क्या किया जाता है, बैक्टीरिया एंजाइम के द्वारा ये बॉडी में हमारा टूटता है सिंपल फॉर्म में, तब ये ब्लड में जाके ये मिक्स होता है और रन करता है और इसको सेल एक्सेप्ट करती है। डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन को सेल एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, इसको स्मॉल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है। ये हम लोग 10th क्लास में लगभग इसको स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ जानना है कि ये एक कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट होती है। और आगे देखते हैं, इसके साथ साथ यहाँ लिखा हुआ है ये फूड्स कंटेनिंग प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन पाया जाता है, आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, उसे बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। मिल्क प्रोडक्ट एंड पल्सेस, दूध और दूध से बनने वाला सामान, पल्सेस मतलब दाल, आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। और भी चीज़ें यहाँ नीचे लिखी हुई है जिसमें से आपको प्रोटीन मिलता है, जैसे मीट से आपको प्रोटीन मिलता है, एग मतलब अंडा से प्रोटीन मिलता है, मिल्क मतलब दूध से प्रोटीन मिलता है, चिकन से आपको मिलता है प्रोटीन, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ बहुत सारे दाल भी हैं, ये देखिए यहाँ पर मसूर की दाल है और भी बहुत तरह के दाल हैं। नट्स हैं, नट्स का मतलब मेवा हो गया, इनसे भी आप खाने से आपको मतलब प्रोटीन मिलेगी। तो ये सब प्रोटीन की चीज़ें हैं जो एक ज़रूरी चीज़ हुई। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग कलिनरी प्रैक्टिस। कलिनरी प्रैक्टिस, कलिनरी प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, ये वर्ड मीनिंग में भी लिखाया गया था। कलिनरी, कलिनरी का मतलब होता है रसोई संबंधी काम। कलिनरी प्रैक्टिस, आई एम इन्वॉल्व्ड इन अ कलिनरी प्रैक्टिस, मैं रसोई संबंधी कार्यों में उलझी हुई हूँ या मैं उलझा हुआ हूँ। तो कलिनरी प्रैक्टिस का मतलब रसोई काम। कुकिंग प्रैक्टिस ऑल्सो कॉल्ड कलिनरी प्रैक्टिस, कुकिंग प्रैक्टिस को ही बोलते हैं हम लोग कलिनरी प्रैक्टिस, यानी कुकिंग वर्क को बोलेंगे हम लोग कलिनरी प्रैक्टिस, यानी खाना बनाने का काम को ही। अब इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, इसमें जुड़ा हुआ है कुछ टॉपिक, जैसे पर्पस। पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य। पर्पस का मतलब क्या होता है, उद्देश्य। अगर उद्देश्य समझ में ना आए तो आप काम ही इसको समझ लीजिए। उद्देश्य यानी अगर समझ में नहीं आया तो आप काम इसको मान लीजिए कि पर्पस का मतलब काम होता है, कुछ महत्वपूर्ण काम को ही बोलते हैं पर्पस। तो पर्पस हो गया। इसके बाद यहाँ दिया हुआ देखिए ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, यानी पुराने समय में इस काम को कैसे किया जाता था, और मॉडर्न प्रैक्टिस यानी नए ज़माने में क्या किया जाता है। जैसे यहाँ पर है कुकिंग, खाना बनाना है। अब खाना बनाना है तो दो चीज़ें हैं, एक है आपका चूल्हा। पुराने ज़माने में घरों में क्या होता था, चूल्हा होता था, कोयले का चूल्हा, लकड़ी का चूल्हा। आज भी बहुत सारे घरों में कोयले और लकड़ी का चूल्हा मिलता है, उससे काफ़ी आग निकलती थी, धुआं निकलता था। लकड़ी के चूल्हे में खाना पकाने में लोग खांसने भी लगते थे धुआं से। तो पुराने ज़माने में खाना पकाने के लिए चूल्हे का यूज किया जाता था, और धीरे धीरे कहीं कहीं पर जगह पर स्टोव बर्नर का भी यूज किया जाता था, स्टोव का, जिसमें केरोसिन तेल डाल दिया जाता था और उसको हवा मारी जाती थी, और उसमें जब माचिस की तिल्ली से लगाई जाती थी आग तो उसमें जलने लगता था गैस की जैसा, तो उसको स्टोव बोलते थे। लेकिन नया ज़माना में क्या होता है, नया ज़माना में अब स्टोव बर्नर यानी केरोसिन तेल से जलने वाला स्टोव नहीं आने लगा, अब आने लगा गैस स्टोव, यानी गैस लगा दिए, गैस का चूल्हा लगा दीजिए, वो जलने लगा। फिर धीरे धीरे चेंज होता गया, और अब तो इलेक्ट्रिसिटी से भी खाना पकने लगा है, सूरज की गर्मी यानी हीट से भी खाना पकने लगा। सोलर कुकर आ गया है जो सोलर एनर्जी से खाना पकाता है। इंडक्शन चूल्हा आ गया है,
इंडक्शन ओवन भी बोलते हैं उसको। इससे अब इलेक्ट्रिसिटी से खाना पकने लगा है मॉडर्न एज में, मॉडर्न प्रैक्टिस में अगर देखा जाए तो। अब नेक्स्ट है ग्रिडिंग। ग्रिडिंग का मतलब होता है पीसना। जैसे मसाला वसाला पीसते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रिडिंग बोलते हैं। तो पुराने ज़माने में क्या करता था, ग्रिडिंग जो होता था वो सिर्फ बोता यानी कूटा जाता था। जैसे मान लीजिए कि इस तरीक़ा से बना हुआ है एक जार एल्युमिनियम का, ये लोहा का, इसमें मसाला भर दिया और इसको ऊपर से कोई ढेकी से कूटा जाता था। फिर सिलोटी देखे होंगे आप लोग घरों में, इस तरीक़ा से लोहा का या पत्थर का सिलोटी होते थे, यहाँ पर ऐसे दाग होता था और यहाँ पर एक बेलना के जैसा रहता था हाथ पकड़ने के लिए, और इसको ऐसे से घिसा जाता था मसाले को। सिलोटी में भी पीसा जाता था। तो इस तरीक़ा से पुराने ज़माने में जो है पीसने का काम किया करते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब आ गया मिक्सर। अब तो मिक्सर जब तक नहीं मिलेगा तो लड़की तो काम ही नहीं करेगी, बिना मिक्सर का काम ही नहीं होगा। तो अब पीसने के लिए यूज़ करने जाने लगा मिक्सर, और एक से एक मिक्सर हो गया। इसी तरीक़े से जूसिंग भी है। जूसिंग का मतलब जूस निकालना। तो पुराने ज़माने में जूस मैनुअली यानी हाथ से ही गार के निकाली जाती थी जूस उस जो निकालने का है। अब तो जूसर मशीन आ गया है, जूसर मशीन से आप आराम से निकाल लीजिए जूस को। तो इस तरीक़ा से पुराने ज़माने को देखा जाए और अब के मॉडर्न एज को देखा जाए तो बहुत सारी चेंजिंग हो गई है प्रैक्टिस में, यानी कुकिंग प्रैक्टिस में। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे जो रिलेटेड है कार्बोहाइड्रेट से और विटामिन से। अगर कार्बोहाइड्रेट के संबंध में हम लोग देखना चाहें तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में यहाँ बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक कंपोनेंट है। कार्बोहाइड्रेट आर कंपोनेंट्स मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोजन। जिस तरीक़ा से प्रोटीन के बारे में बताए थे हम कि वो 4 चीज़ों से मिलकर बना है, उसी तरीक़ा से ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। 3 चीज़ों से। कौन कौन चीज़ों से मिलकर बना है, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। 3 चीज़ों से मिलकर ये बना है। और इसको बोलते हैं हम लोग प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी, यानी एनर्जी गिविंग हो गया। प्रोवाइड का मतलब देना, इंस्टेंट एनर्जी मतलब तुरंत एनर्जी देना। ग्लूकोज आप लोग पीते होंगे गर्मी में, तुरंत आपको एनर्जी देता है। गुड़ का शरबत पीते हैं, तुरंत आपको एनर्जी देता है। क्यों? क्योंकि उस समय पाई जाती है कार्बोहाइड्रेट। तो ये कार्बोहाइड्रेट के संबंध में हो गया। कार्बोहाइड्रेट अक्सर आपको सीरियल से मिलता है। सीरियल का मतलब हो गया अनाज, चाहे वो अनाज कोई भी हो, गेहूँ हो गया अनाज, चावल हो गया अनाज, मकई हो गया अनाज। आलू से भी आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। बनाना से आपको भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। पाइनएप्पल, अनारस से मिलता है। मैंगो से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो ये सब अगर आप खाते हैं तो आपके शरीर को कार्बोहाइड्रेट मिलेगी। उसी तरीक़ा से फैट हो गया। फैट इज़ सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। फैट क्या करता है, आपके बॉडी में एक एनर्जी का फॉर्म स्टोर करके रखता है। कभी कभी मान लीजिए आप खाना बहुत देर तक नहीं खाते या 1 या 2 दिन तक नहीं खाते हैं, तो भी आपके बॉडी में इंटरनली एनर्जी सप्लाई होते रहती है, वो फैट की वजह से होती है। ठीक है, नहीं ज़्यादा अगर फैट हो गया बॉडी में तो मोटापा हो जाएगा, इसलिए फैट पे कंट्रोल करना ज़रूरी है। फैट गिव मच मोर एनर्जी। फैट जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ करती है, इसलिए इस पर कंट्रोल करना क्या होता है, ज़रूरी हो जाता है। अगर ज़्यादा फैट हो गया तो मोटापा की समस्या हो सकती है। तो फैट पे कंट्रोल करना ज़रूरी है। जितना भी ऑयली सामान आप खाते हैं, तेल से छना हुआ बाज़ार का सामान भी खाते हैं, वो सब में पाई जाती है क्या चीज़, फैट। इसलिए ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो विटामिन से है। विटामिन जो होती है, मैंने पहले ही बताया, विटामिन जो होती है वो हमें प्रोटेक्ट करती है डिजीज़ से। हमें किससे प्रोटेक्ट करती है, डिजीज़ से, रोगों से बचाती है।
और ये हमारे हड्डियों को, आँखों को, दांतों को मजबूत बनाती है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इस तरह बहुत सारी विटामिन होती है। और हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना और बोलते हैं कि हमें कमज़ोरी महसूस हो रही है डॉक्टर साहब, कोई दवा लिख दीजिए, तो जो टॉनिक लिखता है वो सिर्फ विटामिन का ही लिखता है, विटामिन और मिनरल का ही सिर्फ टॉनिक मिलता है, और किसी चीज़ का नहीं मिलता है। तो चाहे कैल्शियम का मिले, चाहे आयरन का गोली दे, चाहे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपका देखिए टॉनिक में लिखा रहता है। तो जो भी चीज़ आपको डॉक्टर टॉनिक के रूप में देता है ताकत बढ़ाने के लिए, वो सिर्फ उसमें विटामिन और मिनरल ही होता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। तो जितना ज़्यादा आप फल खा सकते हैं खाइए, जितना ज़्यादा हरी सब्जी खा सकते हैं खाइए, ये सब से आपको विटामिन मिलेगी और मिनरल मिलेगी। इसी तरीक़े से यहाँ बहुत सारा देखिए दिया हुआ है जिससे आपको विटामिन और मिनरल मिलती है। और यहाँ पर ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो विटामिन से रिलेटेड है। जैसे विटामिन ए, विटामिन ए कीप आवर स्किन एंड आइज़ हेल्थी। विटामिन ए से आपका आँख अच्छा रहेगा, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाएगी, आँख की बीमारी हो जाएगी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, रोल इन सेल मेटाबॉलिज्म। आपके शरीर में कहीं पर जैसे दर्द हो रहा है, या आप हमेशा कोई शरीर को रगड़ के नहाते हैं, तो हमेशा कुछ न कुछ एक्टिविटी से आपके शरीर का सेल क्या होता है, मरता रहता है, और फिर उसकी जगह पर नया सेल जनरेट कौन करता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो सबसे ज़्यादा हमारे शरीर को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए डॉक्टर सबसे ज़्यादा जो टॉनिक लिखता है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड लिखता है। अब है विटामिन सी। विटामिन सी क्या करती है, हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज़। बहुत सारी बीमारी से लड़ने में विटामिन सी मदद करती है। आंवला खाने में विटामिन सी मिलती है। अगर आप आंवला खाते हैं, आंवला का अचार खाते हैं, तो आपको विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलेगी। इसी तरीके से विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करती है। विटामिन ई क्या करती है, विटामिन ई भी हमें देखा जाए तो बहुत तरह के बीमारियों से लड़ने में ये मदद करती है। प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्री रेडिकल, यानी कोई इन्फेक्शन होने वाला है तो इस इन्फेक्शन से आपको विटामिन ई बचाती है। बाल झड़ रहा है, विटामिन ई का कमी है, आप विटामिन ई का कैप्सूल तोड़ करके बाल में लगाते हैं तो आपका बाल का झड़ना कुछ हद तक कम हो जाता है। और लास्ट आपका है विटामिन के। विटामिन के इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ये विटामिन के क्या करता है, खून को जमने में मदद करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो खून का जमना, ज़रा सा कटा तो खून बहता ना रहे, तुरंत जम जाए वहीं पर, तो इसके लिए विटामिन के का आपके बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है। बस ये लास्ट टॉपिक था। अब इसके बाद अपना क्वेश्चन सा कीजिएगा, और टॉपिक को अगर फिर से समझना है तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। कभी भी खाली समय मिले, या आपके घर में कोई 3 क्लास का, 4 क्लास का, 5 क्लास का कोई बच्चे पढ़ते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने बोलिएगा। और या आपके रिश्तेदार में कोई हैं, उनको भी चैनल सब्सक्राइब करवाइएगा, ताकि अगर कोई वीडियो हो अपलोड तो उसे दिखाई पड़े और वो जानकारी ले सकें। या आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा।